Assalamu alaikum everyone. I am Moazzam Ali. Today we are going to discuss about the political structure of Pakistan. तो आज के हमारे सेशन के अंदर जो हमने कुछ क्वेश्चंस रेज किए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने की हम कोशिश करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके डिफरेंसेस का हमें पता होना चाहिए। हम उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज की और उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात करेंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप एंड व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि जी प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम और यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, फेडरलिज्म, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कन्फेडरेशन के अंदर क्या फर्क है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। ये वो सारी चीजें हैं जिनको हमने बेस बना के चलना है। इसकी रीजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये लिंक्ड है विद पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ। तो जब तक हम पाकिस्तान ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ लेते, हमें उस वक्त तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो दूसरी हिस्ट्री है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, ना ही हम बेसिक पॉलिटिकल जो स्टैब्लिश्ड सिस्टम्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये एक चूंकि इनिशियल फेज पे है, आप इसको हम बेस बना के आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमने ये देखना है कि डेमोक्रेसी कहा किसको जाता है और डिक्टेटरशिप किसे कहा जाता है, इनके अंदर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो डेमोक्रेसी ऑब्वियसली हमें पता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि डिक्टेटरशिप जो है वो एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, जबकि डिक्टेटरशिप एक इलीगल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। डेमोक्रेसी जो है वो थ्रू इलेक्शन इंश्योर की जाती है, जबकि डिक्टेटरशिप जो है वो थ्रू मिलिट्री फोर्स नॉर्मली हमें नजर आती है। और डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इवॉल्व हुआ, सेंचुरीज लगी इसको इवॉल्व होते हुए, डेवलप होते हुए। इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, हम उस साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उस साइड पे कंसर्न नहीं है। हम इसकी ये देखते हैं कि यूके, यूएसए, फ्रांस वगैरह के अंदर हमें डेमोक्रेसी नजर आती है। जबकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात, डिक्टेटरशिप की बात करें तो ऑल दो डिक्टेटरशिप जो है वो इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसकी नाम, उसके नाम जो है, उसके नेम्स जो हैं वो डिफरेंट थे। लेकिन जो प्रॉपर डिक्टेटरशिप की टर्म यूज कर की जाने लगी वो नाजीज्म और फाशिज्म। जो नाजीज्म जो है वो जर्मनी के अंदर और फाशिज्म जो है इटली के अंदर इमर्ज हुआ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो इमर्ज हुआ। तो हम इसकी इस यहाँ से इसको नरेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं जी गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या हैं। ये वो चीजें हैं जो रिपीटेडली पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, इनफैक्ट आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछी जाती हैं। इसलिए हमने इनकी एक लिस्ट बनाई ताकि आप लोगों को इसके बारे में बताया जा सके कि कौन कौन सी फॉर्म्स का क्या क्या मतलब है, किस किस तरह की फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, और पेपर के अंदर जब पूछा जाएगा तो आपने उसे क्या जवाब देना है। अब सबसे पहले जी एक टर्म है आपके सामने, ओलिगार्की। अब ये जो ओलिगार्की है इसका क्या मतलब है, पेपर के अंदर आता है तो आपने उसका क्या जवाब देना है। इसके अंदर पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी, अ फ्यू वेल्दी पीपल जो है वो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओलिगार्की कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है अरिस्टोक्रेसी। अब अरिस्टोक्रेसी जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो नोबिलिटी बनाती, जो नोबल्स होते हैं सोसाइटी के, वो जब मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बड़ी टेक्निकल चीज बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज लाइक मैथ्स, ये बिल्कुल मैथमेटिकल इसकी कैलकुलेशंस हैं, आपको मैथमेटिकल आंसर्स मिलते हैं इस चीज के। अब ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी जो है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बताता चलूं, क्योंकि ये दोनों ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो नोबल्स या वेल्दी लोग हैं वो मिलकर इसको बनाते हैं।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो ओलिगार्की है, जब आपकी एक जो नोबिलिटी है, जब वो करप्ट हो जाती है, ठीक है जी, जब वो करप्ट हो जाती है, तो वो जब गवर्नमेंट बनाती है उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। ये भी नोबिलिटी है, वेल्दी पीपल हैं, लेकिन जो अरिस्टोक्रेसी है इसके अंदर बड़े ही रिफाइंड फॉर्म के अंदर लोग होते हैं। वो जब गवर्नमेंट बनाते हैं, रिफाइंड वेल्दी पीपल, तो उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उसे उसे उसने कंसीडर किया, वो अरिस्टोक्रेसी को ही उसने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका टाइटल दिया। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑटोक्रेसी। अब ये ऑटोक्रेसी जो है, ये वन मैन शो को कहा जाता है, जिसमें एक इंसान होता है, वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या इलीगल मीन्स जो हैं, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। इसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। अब ऑटोक्रेसी जो है, ये एक इसकी हम देखें तो ये डिक्टेटरशिप की ही फॉर्म है, ठीक है। अब डिक्टेटरशिप जो है, वो चूंकि मैंने बताया कि एक इलीगल है, ठीक है जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन के थ्रू जो है वो पावर को कैप्चर किया जाता है। लेकिन ऑटोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है कि आप थ्रू जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर आते हैं, आप थ्रू इलेक्शन आते हैं या आप थ्रू नॉमिनेशन आते हैं, लेकिन कल को आप आके हेजमनी बना लेते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी कहा जाता है। जैसे बर्तानिया की जो कैबिनेट है उसकी ऑटोक्रेसी फेमस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी कैबिनेट जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो अपनी हेजमनी बना लेता है। इस वजह से उसकी उसे ब्रिटिश की जो कैबिनेट है उसे ऑटोक्रेटिक कैबिनेट कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाता है मोनार्की। अब मोनार्की और ऑटोक्रेसी हमें जो है वो एक तरह से सिमिलर लगते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड मोनार्की। अब जो मोनार्की है, ऑटोक्रेसी जो है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये वन मैन शो है जी, ये वन मैन शो है। जबकि मोनार्की जो है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेसी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि एक पूरी डायनेस्टी जो है वो आके रूल करती है। सिर्फ एक इंसान नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उसका पूरा खानदान, उसका पूरा कबीला बैठा होता है। अब जैसे हम बर्तानिया के अंदर ही देख लें, या इनफैक्ट हम जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखते हैं, जो दिल्ली सुल्तानेट का पीरियड है, इवन जो मुगल डायनेस्टी थी, उसे हम मोनार्की का नाम देते हैं। इससे पहले जो हमें लोधी नजर आते हैं, वो भी जो है वो एक पूरी की पूरी डायनेस्टी थी। इसी तरह से हमें जो स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे नजर आती है, वो उन्होंने उनकी, चूंकि एक वन मैन शो नहीं था, पूरा का पूरा उनका खानदान था, इस वजह से हम इसको मोनार्की का नाम देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म जो है वो बेसिकली तो एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, जिसे कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स की थ्योरी, ये पेपर के अंदर बेशुमार दफा ये पूछा जा चुका है कि किस इंसान ने कम्युनिज्म की थ्योरी को प्रेजेंट किया। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की थ्योरी दी। अब यहाँ पे सवाल ये है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये बेसिकली एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, लेकिन इसने इनकॉर्पोरेट किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कॉर्पोरेट किया, इसके जो एक काउंटर पार्ट है कम्युनिज्म की, जो उल्ट है उसको, जो कम्युनिज्म के एक दूसरा बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है, उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। अब जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म का मतलब ये है कि एक स्टेट सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो चाहे लैंड है, आपकी जो जितनी भी स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी आती है वो है, या आपकी पॉलिटिकल पावर है, वो सारी की सारी स्टेट कंट्रोल करती है। आप जो है वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी ओन करती है, स्टेट सारे रिसोर्सेज ओन करते हैं। और स्टेट जो है वो किसी बंदे को उसकी एफर्ट के रिगार्डिंग उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जाती है, ठीक है जी, इसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। जबकि कैपिटलिज्म के अंदर ये है कि आप, अगर आप प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं, स्टेट
आपकी पूरी जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है उसको कंट्रोल नहीं करती, ठीक है, जो उसको हम कैपिटलिज्म का नाम देते हैं। फिर इसके बाद हमें जो है वो सोशलिज्म नजर आता है। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये बहुत करीब हैं। अब कम्युनिज्म की मैं आपको बता देता हूँ कि कम्युनिज्म जो है वो हमें रशिया के अंदर नजर आता है, ठीक है जी। रशियन रेवोल्यूशन 1917 का जो आया वो भी जो है वो कम्युनिज्म की बुनियाद पे हमें नजर आता है। अब इसके साथ ही एक पैरेलल सिस्टम है जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म मैं पहले बता देता हूँ कि जी ये चाइना के अंदर जो सिस्टम है इसको हम सोशलिज्म कहते हैं। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर डिफरेंस क्या है? कम्युनिज्म एक रिजिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर स्टेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती लोगों को, जो उसकी पब्लिक है, कि वो प्रॉपर्टी ऑन कर सके, और ना ही वो इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली कंट्री के अंदर या फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को इंडिपेंडेंटली मुल्क के अंदर काम करने की इजाजत देती है। जबकि सोशलिज्म कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। ये जो है लोगों को टू सम हाउ प्रॉपर्टी ओन करने की परमिशन देती है, लोगों को प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो रन करने की परमिशन देती है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की भी इजाजत देती है। ये बेसिक डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैपिटलिज्म की तरह से सोशलिज्म है, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेट जो है वो इंटरफेयर करती है, लेकिन उसके ऊपर स्टेट पे फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं कि स्टेट यहां तक जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, इस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकती। इसके बाद हमारे पास कॉलोनियलिज्म है। कॉलोनियलिज्म के अंदर ये है कि आप लोग सुन चुके हैं, आप लोगों को आइडिया है कि जी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंग्रेज आया, उसने क्या किया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाई उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो गवर्नमेंट बनी 1947 से पहले, 1857 से 1947 तक जो गवर्नमेंट बनी थी उसको हम कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि एक स्टेट बर्तानिया जो यहाँ से दूर है उसने आके इस कंट्री को, इस लैंड को, सब कॉन्टिनेंट को सबड्यू किया और यहाँ पे आके अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली, और यहाँ के जितने रिसोर्सेज थे वो वापस अपनी मदर कंट्री को ड्रेनेज करता था। इस वजह से हमने इसको कॉलोनियलिज्म का नाम दिया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अनार्की। अनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां पे रूल ऑफ लॉ जो है वो उसे पूरी तरह से वायलेट कर दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। जिसका जहां पे दिल करता है वो वहां पे अपनी मर्जी से दिल करे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, जिसका जहां पे दिल करता है अपना पूरा निजाम बना दे, स्टेट विद इन स्टेट डेवलप कर ले, दिल करे कि किसी स्टेट की पॉलिसी को माने या ना माने, इट डजंट मैटर। ये जो एक तरह से गवर्नमेंट डेवलप होती है इसको हम अनार्की का नाम देते हैं। और उसके बाद हमें थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है जिसकी बुनियाद रिलीजन होता है। रिलीजन की बुनियाद पे आप एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं जिसको आप थियोक्रेसी कहते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ईरान की शक्ल में नजर आती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मोस्टली जब स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है तो मैं आप लोगों को जब जैसे बताऊंगा आप लोगों को भी आइडिया होगा। इनफैक्ट जैसे मैंने स्टार्ट में भी एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा, लेकिन नोबडी आंसर एग्जैक्टली। अब इसी तरीके से होता है कि आपसे जब एग्जैक्टली पैनल क्वेश्चन पूछता है तो आप ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल, while parliamentary form of government is a system in which prime minister is the head of government। ठीक है, दीज साइड ऑफ द आंसर्स आप लोग जो है वो पैनल को देते हैं, जब जो कि बिल्कुल लेमैन आंसर्स हैं। जो इसके एग्जैक्ट हमें आंसर नजर आते हैं इसको हम आगे चल के पूरा पोर्शन मैंने इसका सेपरेट बनाया हुआ है, उसके बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बट द ओनली डिफरेंस जो इसका मेन डिफरेंस हमें नजर आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वो ये है कि आपसे जब भी क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैथमेटिकल आंसर्स हैं।
आपने मैथमेटिकल आंसर्स देने हैं, उनको याद रखना है समझ के, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। इसी वजह से मैंने सेशन का नाम भी रखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ होनी चाहिए, आपको मैथमेटिकल जवाब आने चाहिए जब आप लोगों से पेपर के अंदर पूछा जाए। और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ते हैं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो एज इट इज जो है वो आप लोगों को फौरी तौर पे समझ आ जाए, एट द स्पॉट आप लोगों को समझ आ जाए कि जी हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा था, उसका मतलब ये था। तो आप लोगों को दोबारा से उसके मीनिंग्स जो हैं वो जो है ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको फौरी उस चीज की, उस कॉन्सेप्ट की, उस सिस्टम की, उस स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। तो जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेनली जो आप लोगों ने फौरी तौर पे आंसर करना है वो ये है कि जी इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है जी, सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मॉन्टेस्क्यू ने फर्स्ट टाइम दिया था। इसको हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये है क्या, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी बाकी जो चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको भी हम चल के आगे देखेंगे। आपने जब भी आपसे पैनल ये सवाल करे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, योर आंसर शुड बी लाइक दिस के in presidential form of government there is a concept of separation of power, while in parliamentary form of government there is no concept of separation of power। ये सिंपल आप लोगों का जवाब होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बायकैमरलिज्म कहते हैं, और फिर एक सिस्टम है जिसको हम यूनिकैमरलिज्म कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये है क्या। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जी ये है क्या, उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी हम जानें। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायकैमरलिज्म एंड यूनिकैमरलिज्म। चूंकि ये वो सारी चीजें हैं, अगेन मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि इनका लिंक है हमारे नेक्स्ट आने वाले सेशंस के साथ, जब हम प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ये सिर्फ आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए है। और इसके साथ ही आप लोगों को ये आइडिया भी हो रहा होगा कि हम सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान पे फोकस नहीं है, इसकी जो हमें अक्रॉस द ग्लोब हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं कि कौन सा सिस्टम किस कंट्री के अंदर है, उसको भी हम साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं। अब हम जब बायकैमरलिज्म की बात करते हैं तो बायकैमरलिज्म के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी बायकैमरलिज्म एक फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर होता है। अब लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर जो है वो बेसिकली कानून साज असेंबली को कहा जाता है, अ बॉडी वेयर वी मेक लॉज। ठीक है जी, इसको हम एक लेजिस्लेचर कहते हैं। अब लेजिस्लेचर जो है इसके अंदर क्या होता है जी, लेजिस्लेचर के अंदर एक होता है, एक ऐसा एक लेजिस्लेचर के अंदर होता है जी एक ऐसा लेजिस्लेचर जिसके अंदर हमें दो हाउसेस नजर आते हैं। पार्लियामेंट के हमें दो हाउसेस नजर आते हैं। ठीक है जी, तो उसको हम बायकैमरल लेजिस्लेटिव कहते हैं। बाय का मतलब दो, ठीक है जी। दो हाउसेस जहां पे लेजिस्लेचर के अंदर हमें नजर आते हैं उसको हम बायकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। अब ये जो दो हाउसेस हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है अपर हाउस और एक होता है जी लोअर हाउस। अब अपर हाउस और लोअर हाउस डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट नाम है इनके।
जिसकी मिसाल हम दे देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर भी बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। ये इसकी मिसालें इसलिए दी हैं साथ में, आप लोगों को आइडिया हो जाए। यूएसए के अंदर जो अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है, जबकि जो लोअर हाउस है उसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है जी, ये पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को ये बात बार बार बताने का मकसद ये है कि कौन से सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप, आई थिंक आप लोगों को मेरी समझ आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या चीज इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो है इसके बारे में मोर कंसर्न्ड हो जाएं, मोर कॉन्शियस हो जाएं। अब जो यूके है, इसी तरीके से यूके के अंदर हमें जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम नजर आता है। और यूके के अंदर जो इसका अपर हाउस है उसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है जी, और जो लोअर हाउस है इसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो हमें अपर हाउस नजर आता है इसको हम राज्यसभा बोलते हैं। ये पेपर के अंदर रिपीटेडली पूछा जाता है, आप लोगों ने याद रखना है। जबकि इंडिया के अंदर जो लोअर हाउस है इसे हम लोकसभा कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अपर हाउस है इसे हम सेनेट कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है इसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम की समझ आ जाए, क्योंकि आप लोगों को अक्सर पेपर के अंदर समटाइम आपसे बाइकैमरलिज्म को पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन पेपर के अंदर आपसे इन कंट्रीज के हाउसेस के नाम पूछे जाते हैं कि यूएसए के अपर हाउस का नाम बताएं या लोअर हाउस का नाम बताएं। यूके के पूछ लिया जाता है या इंडिया का पूछ लिया जाता, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके बरअक्स हम ये देखते हैं कि यूनिकैमरलिज्म जो है वो किसे कहा जाता है। हमें बाइकैमरलिज्म से ही समझ आ जाती है कि यूनिकैमरलिज्म एक ऐसे लेजिस्लेटिव बॉडी को कहा जाता है जहां पे लेजिस्लेचर जो है उसका सिर्फ एक ही हाउस है। ठीक है जी, वन हाउस है, वहां पे दो हाउसेस नहीं। उसकी बड़ी मिसाल हमारे पास है जी, चाइना, ईरान। ये कंट्रीज हैं जहां पे लेजिस्लेचर जो है इसका सिर्फ एक ही हाउस होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जी फेडरलिज्म, और फिर उसके बाद जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अब बेशुमार दफा आप न्यूज में देखते हैं कि वफाक जो है वो ये कह रहा है, वफाक ये कह रहा है। यहाँ पे चूंकि उर्दू के अंदर न्यूज चलती है, अगर आप जो है वो इंग्लिश चैनल को सुने तो वहां पे ये कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है is quoting this and federal government have that stance about that matter, and ये इस तरीके से आप लोगों को समझ आती है। अब हमने ये देखना है कि जी ये बेसिकली है क्या। फेडरलिज्म बार बार कहा जाता है, वफाक वफाक फेडरलिज्म, ये बेसिकली है क्या। हमने ये चीज जो है वो समझनी है। ठीक हो गया जी। जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। ओके जी, हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो फेडरलिज्म है क्या, हमने सबसे पहले ये समझना है। फेडरलिज्म जो है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी जब भी एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक स्टेट बनती है, एक मुल्क बनता है, तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 1776 के अंदर, उसने 4 जुलाई 1776 के अंदर इंडिपेंडेंस गेन की। तो एट दैट मोमेंट उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन इन 1781 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू अडॉप्ट फेडरलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो 12 मार्च 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान वाज क्वाइट क्लियर अबाउट दैट कि पाकिस्तान जो है इज गोइंग टू अडॉप्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट बनती है, ठीक है जी, ये स्टेट है, रियासत है। अब रियासत जो है इसके मुख्तलिफ सूबे होते हैं। ठीक है जी,
इसके सूबे हैं बहुत सारे, अमेरिका के 50 सूबे हैं, पाकिस्तान जो है इसके 4 सूबे हैं, इसी तरीके से ईरान के 31 सूबे हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या जी जब ये गवर्नमेंट बन गई तो ये जो सेंटर है, ये जो स्टेट का सेंटर है, ये स्टेट का सेंटर और जो ये प्रोविंसेस हैं इसके, ये क्या इनके दरमियान जो लिंक होगा, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये क्या होगा? क्या जो है वो स्टेट सारे के सारे इख्तियारात खुद रखेगी? क्या सारी की सारी लेजिस्लेशन स्टेट खुद करेगी? क्या सारे के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको ऑक्यूपाई करेगी, या उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो प्रोविंसेस को भी देगी? क्या ऐसा क्या नबीयत होगी गवर्नमेंट की फ्यूचर के अंदर, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है प्रोविंसेस की और सेंटर की जो है वो चलेगी? तो इसके लिए दो तरह के हमारे पास रिलेशनशिप नजर आते हैं, एक को हम फेडरलिज्म कहते हैं, एक को हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब जो फेडरलिज्म है ये कहता है कि जो सेंटर है और स्टेट है, जो इसके प्रोविंसेस हैं, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। सेकंड जो है वो ये कहता है कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है इसमें ये होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ पावर, ये आप लोगों ने लफ्ज यूज करना है हमेशा, डिवीजन ऑफ पावर। अब आपसे जब एक पूछा जाता है सवाल कि फेडरलिज्म किसको कहा जाता है, तो आप लोगों ने उसका जवाब ये देना है कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली। एक कॉन्स्टिट्यूशन ये डिटरमिन करता है, लेकिन ये डिवीजन, आपने डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, आपने डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल करना है। वो क्यों करना है इसको मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो उससे भी रेलिवेंट है किसी तरीके से, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि सेंटर जो है वो, यहाँ पे सेंटर है और ये जो है उसके प्रोविंसेस हैं। यहाँ पे सेंटर कहता है कि जो सेंटर है वो सारी की सारी पावर को ऑक्यूपाई करेगा और देयर वुड बी नो डिवीजन ऑफ पावर, नो डिवीजन ऑफ पावर, कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगी। स्टेट सारे के सारे मामलात को, जो सेंटर है ये ऑल इन ऑल है, ये सारे मामलात को देखेगा। सेंटर जो है वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, सेंटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, सेंटर सारी की सारी लेजिस्लेशन करेगा। जो प्रोविंसेस हैं वो प्रोविंशियल बॉडीज या प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो आइदर नॉन एग्जिस्टेंस या उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मोस्ट केसेस प्रोविंशियल असेंबलीज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होप। अब हमने आप लोगों को बता दिया कि जी फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड power between center and state, but unitary form of government is a form of government in which there is no division of power between center and state। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम इसकी मिसालें देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर फेडरलिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि स्टार्ट में मैंने बात की जी वफाक की बात होती, तो पाकिस्तान के अंदर हमें फेडरलिज्म नजर आता है। फिर उसके बाद हमें जो है वो यूएसए के अंदर, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमें यहाँ पे जो है वो फेडरलिज्म नजर आता है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमें जो है वो सबसे पहले यूके बरतानिया के अंदर हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आता है। उसके बाद हमें इंडिया के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आता है। ऑल्दो इंडिया के अंदर यूके की तरह का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट टू सम हाउ इंडिया जो है, इंडियन सेंटर इज मोर पावरफुल कि वो जो है उसके प्रोविंसेस जो है वो उतने इख्तियारात नहीं है उनके पास जितने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर होने चाहिए। दैट्स व्हाई इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कैन बी कैटेगराइज्ड इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब इसके एक चीज है कि जी यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है जिसको हम कन्फेडरेशन कहते हैं। अब फेडरेशन और कन्फेडरेशन ये दो चीजें हैं, इसके बारे में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेडरेशन एंड फेडरेशन। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो फेडरलिज्म है, ये स्टैब्लिश की जाती है बिटवीन
बिटवीन प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस हैं, ये प्रोविंसेस जो हैं ये मिल के सारे एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको हम फेडरलिज्म का कहते हैं या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जबकि कन्फेडरेशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो स्टेट्स हैं, ये प्रोविंसेस हैं, वो नहीं मिलती, बल्कि उसके अंदर कंट्रीज जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है जी, कंट्रीज मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको हम कन्फेडरेशन कहते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूँ, उससे आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि कन्फेडरेशन की एग्जांपल्स क्या है। कन्फेडरेशन की एग्जांपल हमारे पास यूरोपियन यूनियन नजर आती है जी, हम जो सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा भी हमें जो है वो एसियान जो है वो नजर आता है। कन्फेडरेशन की एग्जांपल हमें जो है वो एससीओ नजर आता है। हमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये इसकी मिसालें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल है वो यूरोपियन यूनियन नजर आती है। इसकी रीजंस जो है वो डिटेल काफी में चले जाएंगे, हमने काफी चीजें कवर करनी है, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा सकते। अब हमारे पास है जी गवर्नमेंट जो है, हम गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊं कि कैसे आप लोगों ने वन पेपर को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि मोस्टली चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं विद ईच अदर। हम क्या करते हैं, एक चीज को पढ़ लेते हैं, दूसरी चीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वी शुड प्रिपेयर ऑल द इंटरलिंक्ड थिंग्स। ठीक है जी, जितनी भी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं उनको हमने साथ साथ प्रिपेयर करना है। हमारे नोट्स उस तरीके से बनने होने चाहिए, हमारी किताबें उस तरीके से डिजाइन हुई होनी चाहिए कि सारी चीजें इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। अब लेजिस्लेचर की बात की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक लेजिस्लेचर है जिसका काम है लॉ मेकिंग का, दूसरा एग्जेक्टिव है जिसका काम है इन ये जो लॉ इसने बनाए हैं इनकी इन्फोर्समेंट जो है वो करनी एग्जेक्टिव का काम है। जबकि जुडिशरी का काम ये है कि जो इसने लॉ एग्जेक्टिव ने बनाए हैं उसके ऊपर जो पनिशमेंट देने का काम जो है वो जुडिशरी का है। ठीक हो गया जी, ये बेसिक फंक्शंस हैं इन 3 ऑर्गन्स के। अब जो शुरू में हमने बात की थी कि सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट की, तो मॉन्टेस्क्यू जो है इसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर का। मॉन्टेस्क्यू के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया यूएसए ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। दे हैव अडॉप्टेड दिस वेरी कॉन्सेप्ट एंड दे हैव incorporated separation of power in their respective in its constitution of 1781। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये है क्या। अब यहाँ पे जो जैसे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात की, तो आप लोगों को बताता चलूं कि लेजिस्लेटिव एक जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि लेजिस्लेचर जो है ये एग्जेक्टिव से ये अलग है। ठीक है जी, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव से भी अलग है और जुडिशरी से भी अलग है, और जो एग्जेक्टिव है ये जुडिशरी से भी अलग है। ये तीनों सेपरेट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ये कहता है कि नहीं जी, ये जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर है ये दोनों एक ही हैं। अब ये एक ही है कैसे, ये मैं आप लोगों को इस वाज़ह करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, इसकी डिटेल में जाना जरूरी है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिसकी हमने बात की स्टार्ट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि लोग वोट कास्ट करते हैं। ठीक है जी, वो वोट वोट जो कास्ट करते हैं उनके आपके बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो जाके, सॉरी यहाँ से हम करते हैं कि आप लोगों ने वोट कास्ट किया, वोट ट्रांसफर हुआ इन शेप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आपके एमएनएस एमपीएस हैं, वो क्या करते हैं जाके लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही फिर जो आपकी एक
कैबिनेट बनती है, ठीक है जी। वो जो कैबिनेट होती है उसके अंदर कैबिनेट बनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली से ही कैबिनेट बनती है। कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज होती हैं। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि वो किसी न किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे होते हैं, एक बड़ी डोमेन को हेड कर रहे होते हैं। जैसे पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। ये सारे पोर्टफोलियोज बनते हैं। ये जो पोर्टफोलियो है ये किसी ना किसी चूंकि डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है तो वो एग्जेक्टिव बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बनी तो उसके नीचे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या जो मिनिस्टर बनता है वो उस मिनिस्टर के नीचे आप लोगों का सेक्रेटरी होता है, ठीक हो गया जी। या फिर जो आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बनती है तो उसमें आप लोगों की फर्दर डिवीजन है कि जी आप लोगों के आ जाते हैं सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, एसीज हैं, डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं, आप लोगों के आईजी है, डीआईजी है, एआईजी है, आपके एसएसपी, एसपी, एएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, ये सारी एक रैंकिंग बनती है ऊपर से नीचे तक। ये सारी की सारी एग्जेक्टिव ब्रांच है। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है कि आपका जो एग्जेक्टिव है उसके ऊपर एक हेड बैठा हुआ है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिसने एक पोर्टफोलियो को होल्ड किया हुआ है। तो अगर हम इसका लिंक डेवलप करें तो हमें ये पता चलता है कि जी नीचे से लेके ऊपर तक ये सारा जो एग्जेक्टिव है इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है जी। ये एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर का पार्ट है क्योंकि कैबिनेट जो बनी उसके अंदर जो मिनिस्टर्स आए वो बेसिकली जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने वोट्स के जरिए इलेक्ट किया, ठीक हो गया जी। ये एक सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसके बरअक्स हम अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, ठीक है जी। वो वोट जो है वो क्या हुआ, आपने सेपरेट वोट दिया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसकी बात करते हैं। लोगों ने वोट दिया प्रेसिडेंट के लिए, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। अब प्रेसिडेंट क्या है, चीफ एग्जेक्टिव है, ठीक है जी। वो चीफ एग्जेक्टिव के तौर पे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आता है। अब यहाँ पे आया वो एग्जेक्टिव का हेड है। इसके अंदर जो उसके पास उसके सेक्रेटरीज हैं, यूएसए के अंदर मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीज कहा जाता है, वहां पे भी वो पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। लेकिन इन सेक्रेटरीज का जो है वो लेजिस्लेचर से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर के तौर पे इलेक्ट नहीं हुआ बल्कि वो चीफ एग्जेक्टिव के तौर पे इलेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है इसके इलेक्शन जो है वो अलग से होते हैं। सेनेटर्स के इलेक्शन अलग से होते हैं, आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पे उसके इलेक्शंस अलग से होते हैं, ठीक हो गया जी। तो वो अलग से आते हैं, उनका इसके साथ एग्जेक्टिव के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक हो गया जी। इस वजह से ये आप लोगों को आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि किस तरीके से ये हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेचर अलग से आ रही है, एग्जेक्टिव अलग से आ रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दोनों जो है वो एक ही जगह से आते हैं, उनका सोर्स बेसिकली एक ही है। जुडिशरी को हम आगे चल के डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये लेजिस्लेचर की हमने बात करनी है। यहाँ पे हमने बात की जी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, तीन ऑर्गन्स हैं। अब हमने इन तीनों को अलग अलग से डिस्कस करना है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि चीजें जो हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। आप लोगों ने किस तरीके से एक सवाल है उसमें से दूसरा क्वेश्चन निकालना, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा। जैसे हमने ये बात की जी लेजिस्लेचर की, एग्जेक्टिव की, जुडिशरी को, सिंपली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पढ़ के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स इट, क्लोज द चैप्टर। इसके बाद आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन ये आगे बढ़ने वाली, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो बड़ी डिटेल है जो आप लोग स्किप कर देते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गए। अब जो लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर जो है ये सेंटर के अंदर भी होता है और प्रोविंसेस के अंदर भी होता है। ये कानून साज असेंबली जो है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ये सेंटर के अंदर मतलब वफाक के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है और फिर उसके बाद बेशक यूनिटरी या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
सेंटर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पे भी कंट्री की, और उसके जो प्रोविंसेस हैं वहां पे भी लेजिस्लेचर होता है। अब प्रोविंसेस जो हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को आगे चल के बता देता हूँ। जो सेंटर है यहाँ पे फिर अगेन दो तरह की हमें गवर्नमेंट नजर आती है। एक हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आती है जहाँ पे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आती है, ठीक है जी। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अंदर हमें जो है वो दोनों तरह की चीजें नजर आती हैं। यूनिकैमरलिज्म भी नजर आता है और बाइकैमरलिज्म भी नजर आता है। ठीक हो गया जी। अब हमें डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट तरह के चूंकि सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं, तो दोनों तरह की चीजें नजर आती हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी हमें ये दोनों चीजें नजर आती हैं, जबकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है इसके अंदर सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है। यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता। आप पंजाब सिंध के पी के बलोचिस्तान किसी भी असेंबली को देख लें, सिर्फ असेंबली का एक ही हाउस होता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो सेंट्रल असेंबली है उसको हम पार्लियामेंट का नाम देते हैं, जबकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बॉडी होती है उसको मोस्टली असेंबली का नाम दिया जाता है। दिस इज द डिफरेंस, आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने चूंकि लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने जेहन में रखना है, हम अभी सिर्फ लेजिस्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं। लेजिस्लेचर से इंटरलिंक्ड जो चीजें निकलती हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमने लेजिस्लेचर को यहाँ पे भी डिस्कस किया, अब आगे मजीद डिस्कस कर रहे हैं लेजिस्लेचर को। अब यहाँ पे भी अगेन हम लेजिस्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेचर है ये फॉर्म किस तरीके से बना, किस तरीके से जाता है। ये थ्रू इलेक्शन जो है इसकी फॉर्मुलेशन होती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जी डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसके साथ ही जो है वो इलेक्शन भी कंडक्ट करवा के उसने जो है वो असेंबली भी बना दी। अब यहाँ पे बड़े सारे स्टूडेंट्स के शायद क्वेश्चन आ जाए, अगर नहीं भी आया तो मैं आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुशर्रफ है, ठीक है जी, वो एक डिक्टेटर था, तो उसके टाइम के अंदर 2002 में इलेक्शन उसने कंडक्ट किए, असेंबलियां बनाई, तो वो किस तरीके से बना दी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2002 से के जो इलेक्शन है उससे पहले ही जो मुशर्रफ है वो रेफरेंडम करवा के अपने आप को लेजिटिमेट करवा चुका था। ठीक है जी, ये आप लोगों ने इसका जवाब भी याद रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए। अब इलेक्शन जो हैं वो दो तरीके से होते हैं, कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके अंदर क्या है जी, एक वोटर है, उसका एक उसने वोट दिया और उसने अपना वोट दिया, और वोट उसका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को दिया, लेकिन उसके ऊपर जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है या चीफ रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी भी शक्ल के अंदर हो सकता है। वो जो है वो प्रेसिडेंट की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, दोनों शक्लों में हो सकता है। अब ये चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, इस वोटर ने अगर वोट दिया है और वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को जा रहा है तो हम उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। लेकिन इस अगर आप एक इस तरीके से सिस्टम है कि एक वोटर ने वोट दिया, वो जो वोट उसने दिया उसने जो रिप्रेजेंटेटिव एक जो है इलेक्ट किया, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे से जाके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, वोटर जो है वो डायरेक्टली अपने चीफ एग्जेक्टिव को इलेक्ट नहीं करता, तो उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल यूएसए के इलेक्शन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन को फार्मुलेट इस तरीके से किया कि लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि यूएसए के अंदर वोटर्स जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी जो वोटर लिस्ट हैं वो इस तरीके से डेवलप कर ली हैं कि वो लोग जो है वो देते एक जो है वो इंटरमीडियरी होता है जिसको वोट कॉस्ट करते हैं, लेकिन वो जो है उसके ऊपर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जो बाइडन है, इसका इसका ये स्कूल है, एक एक कॉलेज बनता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, ये इसका इलेक्टोरल कॉलेज है, जो बंदा इस इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करेगा वो ही जो है वो जो बाइडन को इलेक्ट करेगा। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये बनता है जो दरमियान में मिडल में इंटरमीडिएट का काम करता है। वोटर जो है वो वोट कास्ट करते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज को, और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है फिर आगे से आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शंस के। अब इसकी
जो है वो एग्जांपल अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या है, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है, यहाँ पे मजीद डिटेल्स हैं और ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों से पेपर के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि कौन से इलेक्शन हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन है, कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आती हैं और कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आती हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में पूछा कि जनाब कौन सी कौन जो है वो कौन सी डेजिग्नेशन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू रिक्रूट की जाती हैं। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन है, आपने इलेक्शन दिया, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो एमएनए एमपीए जो है वो बने, पार्लियामेंट बन गई, आप लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट वोट दिया, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट बनेगी। इसी तरीके से आपकी असेंबलीज जो है वो एमपीए बने, ठीक है जी, ये भी डायरेक्ट आप लोगों के इलेक्शंस हैं। आप लोगों ने अपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर जो है वो इलेक्ट किया। आपने अपने लोकल बॉडीज के चेयरमैन जो है वो आपके वाइस चेयरमैन काउंसलर्स को इलेक्ट किया, आपने डायरेक्टली वोट कास्ट किया और वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए। अच्छा, इसके बरअक्स हमें नजर आता है कि जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। क्या आप लोगों में से किसी ने कभी सोचा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन वोट कास्ट करता है? बार बार पेपर के अंदर ये सवाल आता है कि जो कौन से लोग जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हैं जो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। पहले नंबर पे आप लोगों को बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट, सेनेटर और स्पीकर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। अब इनका प्रोसीजर क्या है उसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि स्पीकर है, इसका क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है, कौन कौन इसको वोट करते हैं। अब नेशनल असेंबली का फॉर एग्जांपल स्पीकर है, तो जो आप लोगों ने एमएनए जो है वो इलेक्ट किए हैं वो एमएनए जाके स्पीकर नेशनल असेंबली को वोट देंगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट स्पीकर को वोट नहीं दे रहे, उन्होंने जाके स्पीकर को इलेक्ट करना है। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का बार बार सवाल आता है, इसलिए मैं इस पे जरा फोकस्ड हूँ कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, कौन इलेक्टोरल कॉलेज में है। तो इसको आपकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, आपकी नेशनल असेंबली है, आपकी नेशनल असेंबली जो है इसके अंदर आप लोगों के दो हाउसेज आ जाते हैं, आपकी जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेज आ जाते हैं, सॉरी आपकी पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज आ जाते हैं, एक आपकी नेशनल असेंबली है, दूसरा आपका सेनेट है। प्लस आप लोगों की जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं ये इलेक्ट करती हैं प्रेसिडेंट को, कि सेनेट है, नेशनल असेंबली है और प्रोविंशियल असेंबलीज ये इलेक्ट करती हैं। और इनके इलेक्शन के लिए चाहे सेनेटर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, इनकी इलेक्शन के लिए एक प्रॉपर फार्मूला दिया जाता है। वो फार्मूला क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब इनके इलेक्शन किस तरीके से होते हैं ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, कि जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी फेडरल पार्लियामेंट है, ठीक है जी, जिसके अंदर सेनेट और नेशनल असेंबली आती है, इसके अंदर चूंकि जो सेनेट है इसके अंदर 100 सीट्स हैं और नेशनल असेंबली की 342 सीट्स हैं। अब ये इन दोनों की जो एमएनए और सेनेटर हैं, अगर एक बंदा एक वोट कास्ट करता है तो उसकी वेट जो है उसकी वर्थ एक ही होगी और टोटल कैलकुलेशन में 100 ही जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 सेनेटर ने वोट कास्ट किया तो 100 बंदे, अगर 50 सेनेटर ने एक कैंडिडेट को वोट दिया तो वो 50 वोट कंसीडर किए जाएंगे। अब इसी तरीके से नेशनल असेंबली के अंदर है कि एक बंदे का एक वोट कास्ट किया जाएगा। अब इसके बरअक्स जो प्रोविंशियल असेंबलीज हमारे पास आती हैं, ठीक है जी, वो जो प्रोविंशियल असेंबली है, चाहे हमारे पास वो जो प्रोविंशियल असेंबली है हमारे पास, ये चाहे पंजाब की हो, केपी, बलूचिस्तान या सिंध की हो, इनमें इस तरीके से है कि जी आप लोगों की सीट्स डिफरेंट हैं। जैसे पंजाब की 371 है, 168 सिंध की हैं, केपी की 124 है, बलूचिस्तान की 165 है। अब इनमें हर जो प्रोविंस है वहां पे हर जो वोट की वर्थ है वो 65 है। ठीक है जी, 65 टोटल असेंबली के पास वोट है। फॉर एग्जांपल पंजाब असेंबली जो है इसके 375, अगर 371 लोग वोट कास्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 65 है। अब इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए जाते हैं कि 371 में से फॉर एग्जांपल 302 लोगों ने वोट कास्ट किया, तो उसकी कैलकुलेशन निकाल के यहाँ पे 65 के हिसाब से बता दिया जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट कास्ट किए हुए। जैसे बलोचिस्तान
बलूचिस्तान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बलूचिस्तान की जो नेट वर्थ बनती है वो 1 वोट की बनती है। अगर 65 लोग वोट कास्ट करते हैं तो वो 1 वोट की नेट वर्थ बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, अब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया इलेक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से इलेक्शंस किस डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। फिर हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो कैलकुलेटर है उसको भी देख लिया, ठीक है। हम अभी टोटली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन किससे इंटरलिंक्ड था? लेजिस्लेचर से। अब हम चूंकि इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं, अच्छा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की हिस्ट्री क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े सवाल इसमें से आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की हिस्ट्री क्या है। जब हम इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहला इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर कब हुआ। बेशुमार दफा सवाल आता है। 1951 के अंदर इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है। वेस्टर्न पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के अंदर उस इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन जो 1951 के अंदर हुआ, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो 1862 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जनरल अयूब ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत 80,000 डेमोक्रेसी 80,000 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज की मेंबरशिप थी। ये सवाल बार बार आता है। जो आप लोगों ने बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जनरल अयूब ने दिया, ठीक है। इसके तहत 88,000 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ थी, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो जनरल इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन थे जनरल इलेक्शन नहीं थे। अब जनरल इलेक्शन को और जो बाकी इलेक्शन है उसमें एक फर्क क्या है, ये आप लोगों को बता देता हूँ कि जी एक इलेक्शन आप लोगों का सिंपली ऐसे हुआ कि जी सिर्फ पंजाब के अंदर हो गया, जैसे ये 1951 का। बाकी पाकिस्तान के 3 सूबे हैं और ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम जनरल इलेक्शन नहीं कहेंगे। जनरल इलेक्शन किसको कहेंगे? जब होल ऑफ कंट्री के अंदर, होल ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें ईस्टर्न विंग भी आ जाता है, आपका वेस्टर्न विंग भी आ जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जब आप लोगों का इलेक्शन होगा तो उसको हम जनरल इलेक्शन कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान 1947 के अंदर बना, लेकिन पाकिस्तान बनने के तकरीबन 23 साल बाद पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है जी, जनरल इलेक्शन। और 1970 के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को बताता चलूं कि जो अभी इलेक्शन था 2018 का, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इलेक्ट हुए, ये पाकिस्तान का 13वां इलेक्शन था। ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं कि जो अभी का प्राइम मिनिस्टर है इसका नंबर कौन सा, अभी का इलेक्शन जो है इसका नंबर कौन सा, अभी का प्रेसिडेंट जो है इसका नंबर कौन सा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। 13वां इलेक्शन पाकिस्तान का हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये एलएफओ का मतलब है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये जनरल याहिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और इस ऑर्डर के तहत जो है वो 1970 का इलेक्शन कंडक्ट किया गया। अब ये चूंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम इलेक्शन के कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स की, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से हमने लिया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, चूंकि मैंने बताया कि हर चीज इंटरलिंक्ड है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का मकसद ये है कि हर चीज हिस्ट्री से जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से लिंक्ड है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से लिंक्ड है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड है, पाकिस्तान के एग्जेक्टिव से लिंक्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको देखना है। तो पाकिस्तान की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें नजर आती हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने इलेक्शन की बात की तो फटाफट हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि हमने अब इलेक्शन की बात की तो इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? ऑब्वियसली इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया। तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1956 के अंदर अंडर पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश किया गया। और इसकी कंपोजिशन क्या है, अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें, ये चीजें साथ में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेंशन नहीं है स्लाइड्स के अंदर, उनको आप नोट कर सकते हैं साथ में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इलेक्शन की कंपोजिशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन ये है कि जी इसका एक चेयरपर्सन है, एक चेयरमैन है, उसके अलावा इसके 4 मेंबर्स हैं, ठीक है जी। अब ये 4 मेंबर्स ही क्यों हैं? इसके ज्यादा मेंबर भी तो हो सकते हैं, सवाल तो ज़हन में आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इसके 4 मेंबर्स क्यों हैं। चूंकि पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, हर प्रोविंशियल हेड के लिए, ठीक है जी, हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के लिए एक बंदा जो है वो रखा हुआ है,
ठीक है, तो जी पाकिस्तान के चूंकि 4 प्रोविंसेस हैं तो इस वजह से 4 हेड हुए, तो 4 मेंबर हैं और एक जो है इसका चेयरमैन है। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन है इसकी टर्म कितनी है, पेपर के अंदर बार बार ये सारे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ पूछे जाते हैं। आप में से बड़े सारे लोगों ने बेशुमार शायद पहले पेपर दिए होंगे, तो आप लोगों को बड़े सारे ऐसे सवाल नजर आ रहे होंगे जो पेपर के अंदर पूछे जा चुके होंगे। 3 साल के लिए चेयरमैन इलेक्ट होता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अब चल रहा है, ये किसी ना किसी एक्ट कानून लॉ के मुताबिक चल रहा होगा। तो किस एक्ट के तहत चल रहा है ये भी हमें पता चलना चाहिए। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत चल रहा है। अभी रिसेंटली कल ही पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर अमेंडमेंट करके ईवीएम और फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तान के ऊपर जो उनको वोटिंग राइट दिया गया, ये इलेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अमेंडमेंट की गई है। ठीक हो गया जी। अब फिर हमें ये भी याद रखना है कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उसका नाम क्या है। ठीक है जी, सिकंदर सुल्तान राजा ये चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये इसको तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 3 साल के लिए आया, बाद में इसको एक्सटेंशन मिली, तो ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है। अब लेजिस्लेशन की अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें, अब अगेन हम लेजिस्लेचर पे वापस चले गए हैं। लेजिस्लेचर की हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट प्रोविंसेस है, पंजाब है, सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद है, इनकी सीटें दी गई हैं कि टोटल किसी जो है वो प्रोविंसेस की कितनी सीटें हैं। टोटल हमारे पास 342 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो पंजाब है ये इसकी सीटें हम देखते हैं 173 हैं, सिंध की 75 है, केपी की 61 है, बलूचिस्तान की 21 है, इस्लामाबाद की 3 है, लेकिन टोटल 344 है। अब इसके साथ साथ ना ये 173 के साथ भी कुछ लिखा है, 183 61 के साथ 43, 20 के साथ 17, 3 के साथ 2। अब ये क्या है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब भी आपने ये क्यों मेंशन किया है। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा कि मेजर फैक्टर बिहाइंड द फेलियर ऑफ कैंडिडेट के दे डोंट हैव अपडेटेड डाटा, उनके पास अपडेटेड डाटा नहीं है। आप अगर किताब एक पढ़ते हैं और वो किताब जो है जिस बंदे ने लिखी है वो किताब उसने 2015 के अंदर लिखी है, तो उसका डाटा 2015 का है, जबकि ये जो हमारे पास अमेंडमेंट हुई 25th अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके तहत फाटा को मर्ज कर दिया गया। और जब फाटा को, यहाँ पे फाटा भी हुआ करता था इस्लामाबाद के साथ, ठीक है जी, 12 सीटें हुआ करती थी फाटा की, नेशनल असेंबली की, लेकिन वो फाटा को मर्ज कर दिया गया इस केपीके के अंदर। जब उसको मर्ज किया गया तो ये इसकी 12 सीटें जो थी वो इसके अंदर आ गई। फिर उसके बाद पंजाब की सीटें 173 से 183 से कम करके 173 की गई। अब ये 170 10 सीटें कम हुई हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी सीटें, इस्लामाबाद की पहले 2 सीटें हुआ करती थी, बाद में अभी 3 कर दी गई हैं। बलूचिस्तान की 17 सीटें थी, अभी 20 कर दी गई हैं। तो ये अपडेटेड डाटा, ये 25th अमेंडमेंट थी जिसके तहत फाटा को मर्ज किया गया और ये नेशनल असेंबली का जो कंपोजिशन है इसको चेंज किया गया। अब चूंकि लेजिस्लेचर की बात करें, इसके साथ फिर एक इंटरलिंक चीज आ जाती है कि लेजिस्लेचर के अंदर चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी की डिटेल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि जैसे हम लेजिस्लेचर को पढ़ रहे हैं तो सारी इंटरलिंक चीजों को हमने साथ साथ प्रिपेयर करना है। इसमें फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल पार्टी की तो 3 हाईलाइटेड पार्टीज की मैंने एग्जांपल दे दी कि पीपी हम बात कर लेते हैं कि जी 1967 को लाहौर में स्टैब्लिश की गई, एमक्यूएम 1984 को स्टैब्लिश की गई, पीटी 1996 को स्टैब्लिश की गई। ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और इंटरलिंक्ड है इससे, इस वजह से इन चीजों को मेंशन किया। अब हम आ जाते हैं जी वापस, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये है जी, हमने लेजिस्लेचर की बात कर ली, हमारे पास आ जाती है दूसरी एग्जेक्टिव। अब हमने एग्जेक्टिव की बात करनी है। अब जब हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमने उसमें देखना है कि एग्जेक्टिव में हमने कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है। एग्जेक्टिव में हमने सबसे पहले जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, इससे पहले भी एक चीज है लेकिन वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एग्जेक्टिव एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है जो लॉ मेकिंग की इन्फोर्समेंट करता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाता है। ठीक है जी। अब इसकी जो इन्फोर्समेंट है
वो करवाई जाती है कि जी आप लोगों ने इसकी इन्फोर्समेंट जो करनी है एग्जेक्टिव ऑर्गन्स ने करनी है। तो इसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उसका हमने तज़किरा किया। अब मेजर इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट से सेपरेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक एक सवाल पूछ लिया, बेशुमार सवाल बनते हैं। आप मैक्सिमम बना सकते हैं अपनी ईज के हिसाब से, आप अपनी मेमोरी के हिसाब से, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो इस पे सबसे पहला सवाल बनता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश कब की हुई। 1 जुलाई 1948 को कायर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको एस्टैब्लिश किया, और ये 1 जुलाई 1948 बार बार पूछा जाता है, आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, कराची के अंदर। अभी कंटेम्परेरी इसका जो गवर्नर है वो कौन है, रजा बाकिर जो है वो इसका गवर्नर है। फिर इसी तरीके से नादरा आ जाता है कि नादरा जो है ये कब बना जी, नादरा 2000 के अंदर बना, इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर है। तारिक मलिक जो है वो इसका चेयरपर्सन है। वापडा जो है ये कब बना, वापडा 1958 को बना, लाहौर वापडा हाउस इसका हेडक्वार्टर है पंजाब असेंबली के साथ। और लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन जो है वो इसके चेयरपर्सन है। फिर इसके बाद नैब कब बना, नैब 1999 को बना, इस्लामाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और जावेद इकबाल जो है वो इसके चेयरमैन है। अब इसी तरीके से FIA कब बना, 1975 को, इस्लामाबाद के अंदर हेडक्वार्टर है। सनाउल्लाह अब्बासी जो है वो इसके चेयरपर्सन है। IGPs जो है वो आपको अपने जो आपका रेलिवेंट प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा KP है तो उसको KP के IGP का पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। मैंने फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मिसालें दी हैं इसके अंदर। पंजाब है, राव सरदार अली खान जो है वो पंजाब के IG हैं। और अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो उसके अंदर काजी जमीलुर रहमान है। इसी तरीके से आप सिंध और बलोचिस्तान और अपने मुतलका जो है वो IGPs को नाम लिख सकते, याद रख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो आपने अपने मटेरियल को अपडेट रखना है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल कौन है पाकिस्तान का, खालिद जवेद खान है। एडवोकेट जनरल कौन है, आपने अपने सूबे का रखना है। मैंने यहाँ पे पंजाब का मेंशन किया तो अहमद अवैस। अब फेडरल ओबर्ट्समैन कौन है, ताहिर शहबाज जो है, सैयद ताहिर अब्बास जो है वो फेडरल ओबर्ट्समैन है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जी ये चूंकि हम सारी बात कर रहे हैं एग्जेक्टिव की, तो इसके एग्जेक्टिव के अंदर हमें मिलिट्री भी नजर आती है। अब मिलिट्री जो है वो एग्जेक्टिव से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री एक अलग से इंस्टीट्यूट है, मिलिट्री एक्चुअली इज द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। लेकिन पाकिस्तान का चूंकि कल्चर डिफरेंट है, उसकी हम डिबेट यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये बताना मकसूद है कि ये इसी का पार्ट है। अब हमने ये देखना, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अगर हम पूछ लेते हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जनरल कमर उज्जवल बाजवा लगा के आ जाएंगे, जो सरासर गलत है। अब जो चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी है ये कौन है, ये बेसिकली जो पाकिस्तान की तीनों आर्म फोर्सेस हैं, जिसके अंदर नेवी, एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस आते हैं, इनको मिला के एक कमेटी बना दी गई, और उसके कमेटी का एक हेड लगा दिया गया जिसे चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी कहते हैं। ये 1971 की वॉर के बाद हुआ, ठीक है जी। 1971 से पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं था, ठीक है जी। अब पाकिस्तान का जो अभी कंटेम्परेरी है वो जनरल नदीम रजा चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी है। वह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल कमर जवेद बाजवा है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी है। फिर उसके बाद एयर चीफ मार्शल कौन है, मुजाहिद अनवर खान है। ISI का है जो DG है वो कौन है, नदीम अंजुम है। ISPR जो है वो इंटर स्टेट पब्लिक रिलेशन जो है, ये एक इदारा है। आप जब भी गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक रिलेशन के लिए एक अलग विंग होता है हर डिपार्टमेंट का, जो प्रेस को डील करता है। तो आर्मी को प्रेस को डील करने वाला जो विंग है उसको ISPR कहा जाता है, जिसे हेड कर रहा है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाना है, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जैसे बेशुमार नाम है, ठीक है जी, बेशुमार नाम है, आप लोग कैसे इतने नामों को याद रख सकते हैं। ये ऑब्वियसली ह्यूमन मेमोरी के लिए भी इतना इजी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि आप अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर लेते हैं कि आप लोगों को नामों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जैसे यहाँ पे मोहम्मद अमजद खान न्याजी लिख दिया है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बेस्ट वे जो मुझे आज तक समझ आया, एक बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है। जो भी आप लोगों को नाम
नाम नजर आए, आपने उसका कोई ना कोई लिंक बनाना है। लिंक कैसे बनाना है? अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिलेटिव्स के अंदर कोई ना कोई लिंक बनाना है, ताकि उस नाम की मुनासबत से वो चीज जब आप याद रखेंगे आपको परमानेंटली याद रह जाएगी। अब उसकी मिसाल कैसे? जैसे मोहम्मद अमजद खान न्याजी है, आप लोगों को याद नहीं होता, आप क्या करें, न्याजी सिंपली देख लेंगे जी, न्याजी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी न्याजी है तो ये भी बंदा न्याजी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदीम अंजुम आपसे याद नहीं होता, तो नदीम अंजुम जो है वो किस तरीके से हमने याद रखना है, आप ये समझते हैं कि अच्छा अंजुम जो है वो मेरा क्लास फेलो था मैट्रिक का, ठीक है जी, तो उसके नाम से हम अंजुम, अच्छा अंजुम मतलब आप लोगों को नदीम अगर ना भी ज्यादा याद ना भी रहे तो आप अंजुम को याद रख सकते हैं। अंजुम अच्छा मेरा मैट्रिक का क्लास फेलो था, ठीक है, हमने उसके हवाले से याद रख लिया। इसी तरीके से नदीम रजा, अच्छा रजा, रजा तो यार मेरा कजन है, ठीक है जी, मेरा फर्स्ट कजन है, मेरी पुप्पो का बेटा है, ठीक है, आप रजा जो है वो उसको उस हवाले से याद रख सकते हैं। इस तरीके से आपने कोशिश करनी कि आप लिंक बनाएं, तो फिर आपको वो लिंक जो है वो इमीडिएटली नहीं भूलेंगे। ठीक हो गया जी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, ये एग्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को एग्जेक्टिव की बताया। एग्जेक्टिव का पार्ट है सबसे पहले कैबिनेट। कैबिनेट के नीचे ये सारे के सारे आप लोगों को डिपार्टमेंट्स नजर आते हैं। कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है, कोई किसी मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में आता है, तो ये सारे उसमें आते हैं। लेकिन मेन जो है वो कैबिनेट है। आप लोगों ने अपनी प्रोविंशियल, अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के, अगर कोई स्टूडेंट केपी से है तो उसने केपी कैबिनेट को लाजमी याद रखना है, अगर कोई पंजाब से उसने पंजाब की याद रखना है, सिंध से है तो सिंध की याद रखेगा, बलोचिस्तान की तो बलोचिस्तान को याद रखेगा। जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो लाजमी याद होने चाहिए। उसके बाद जो हमारी फेडरल कैबिनेट है उसके मेंबर्स याद होने चाहिए। अब वो जो है, एक आप लोगों को बात बता देता हूँ कि एक लिस्ट होती है बड़ी लंबी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अगर 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो हम सभी को याद रख लेना, सभी की बस की बात नहीं होती, आप लोगों को भूल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, आप लोगों ने याद रख लाजमी रखनी है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, रिलीजियस अफेयर्स की है, फॉरेन अफेयर्स की है, इंटीरियर की है, रेलवेज की है, ये आप लोगों ने मिनिस्ट्रीज याद रखनी है। उसके फिर कौन से हैं मिनिस्टर्स, कौन से हैं? डिफेंस का परवेज हटक है, एजुकेशन का शफकत महमूद है, फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, रिलीजियस अफेयर का नूरुल हक कादरी है, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स का है, शेर रशीद इंटीरियर मिनिस्टर है, और मोहम्मद आजम खान सवाती जो है वो रेलवे का मिनिस्टर है। ठीक हो गया जी। जैसे यहाँ पे सवाती है, आप लोगों के लिए एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपने किसी न किसी लिंक से याद रखा, सवाती मतलब सवात के रहने वाले को आप कह लें जी सवाती कहते हैं, ठीक है जी। अब रेलवे आप देखें जी, रेलवे जो है वो कहाँ पे जाती नहीं है, रेलवे जी सवात में नहीं जाती, ठीक है। तो आप इस तरीके से, रेलवे सवात में नहीं जाती, रेलवे का मिनिस्टर जो है उसका मतलब है सवाती, ठीक है। आप इस तरीके से लिंक बना के इन चीजों को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी को। तो जुडिशरी जो है, इसकी सबसे पहले तो हमने बात करनी है इसकी कंपोजिशन को। जुडिशरी जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव जो है इसके ऊपर पेनाल्टी, लेजिस्लेशन के ऊपर पेनाल्टी देता है, पनिशमेंट अगर आप वायलेट करते हैं लॉ को। तो जुडिशरी जो है इसका काम बता दिया आपको, पनिशमेंट करना, इंटरप्रिटेशन करना कानून की, उसका रिव्यू करना, ये डिटेल की चीजें हैं, लेकिन बेसिक एजेंडा इसका ये आप लोगों को बता दिया। अब जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, चूंकि हम इसको सब्जेक्टिव वाइज तैयार नहीं कर रहे पॉलिटिकल साइंस को, हम ऑब्जेक्टिव वाइज तैयार कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना कि कौन कौन सी चीजें किस पोर्शन से निकलती है। फॉर एग्जांपल हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो जुडिशरी में से क्या चीजें निकलती हैं। हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो जुडिशरी है, फेडरल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर हमें एक चीफ जस्टिस नजर आते हैं, 16 जस्टिस हैं और 2 एड हॉक जजेस हैं। अब 2 एड हॉक जजेस का मतलब क्या है? 2 एड हॉक जजेस मतलब इन केस के कोई जज एब्सेंट है, फॉरेन टूर पे चला गया, बीमार है, या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो अपनी सीट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पूरी कर सकता, तो उस केस में 2 एड हॉक जजेस रखे जाते हैं। जो चीफ जस्टिस है एक, और इनको दोनों को मिलाकर टोटल 17 बनते हैं, 17 स्ट्रेंथ है। और पेपर में सम यही आता, 17 आ जाता है, और आपने 17 जो, अगर आपको अलग से चीफ के अलावा पूछा जाए कि
चीफ जस्टिस का पाकिस्तान के अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं, तो फिर आपने 16 लगाना है, अदरवाइज आपने 17 जजेस ही लगाना है। अब इसको चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली इज नॉट एम्पावर्ड टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंसेस। ये जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो करता है अपॉइंट। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये कब स्टैब्लिश की गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ये स्टैब्लिश की गई। अब चीफ जो है इसका अभी कंटेम्प्रेरी चीफ कौन है? गुलजार अहमद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या है? ठीक है जी, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। अब्दुल रशीद पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम है। अब हम आगे चल के ये जब एक लिस्ट शेयर करेंगे ना हु इज हु के पोर्शन में, तो उसमें ये इन चीजों को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल आ रहे हैं इस हवाले से। तो एज लिमिट क्या है चीफ जस्टिस की? 65 मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके बाद फोर्सफुल रिटायरमेंट है, मतलब 65 के बाद कोई बंदा जो है वो सर्विस के काबिल नहीं रहता। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बारे में सवाल आते हैं और स्टूडेंट को अनफॉर्चुनेटली नहीं जवाब आते, आप इसकी बिल्डिंग को सिंपली पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1993 के अंदर जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद जो है वो किसने किया जी? जापानीज एक आर्किटेक्चर था, उसने आर्किटेक्ट है, उसने जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन की। और उस आर्किटेक्ट का नाम क्या था जी? उस आर्किटेक्ट का नाम केंजो तेंगी। केंजो तेंगी जापानीज आर्किटेक्ट है जिसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आर्किटेक्ट किया और 1993 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अब ये जो ईयर्स के नाम होते हैं कुछ इस तरह से, इनको भी आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1993 की है तो आप याद रख सकते हैं, अच्छा जी जिस साल में मैं पैदा हुआ उस साल में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अब इसी तरीके से आप लोगों के जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस हैं उनके चीफ जस्टिस जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने। जैसे इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का नाम अतर मिनल्ला है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब क्वालिफिकेशन क्या है अपॉइंटमेंट की चीफ जस्टिस के लिए, वो भी जरूरी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि जी 5 साल कोई बंदा जो है वो एज जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिस बंदे ने सर्व किया हो, प्लस उस बंदे के पास 15 साल का हाई कोर्ट का लाइसेंस हो, मतलब 15 साल का वो हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस की हो, वकालत की हो, और 5 साल फिर वो जस्टिस बना हो अपने मुतलका सूबे के हाई कोर्ट का, और वहां पे उसने 5 साल एज जस्टिस काम किया हो, तो वो बंदा अपलिफ्ट किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो फिर अपनी बारी के हिसाब से प्रमोट होते हैं। अब ये जो जजेस जिनको अपॉइंट किया जाता है, अब इनकी इम्पीचमेंट अगर करनी हो तो वो किस तरीके से की जाती है? इनकी इम्पीचमेंट जो है वो ऐसे नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जी आप लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई भी कह दे कि आपको हमने अपॉइंट किया, अभी हम आपको फारिग करते हैं, आप घर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एक अलग से बॉडी बनी हुई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है इसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है उसकी इम्पीचमेंट कर सके। थैंक यू वेरी मच। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, यू पीपल आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस।